आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को सबसे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक कंसेप्ट के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ। और उस टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले टेंस क्या होता है, टेंस का डेफिनेशन बता दिया था। और टेंस के डेफिनेशन बताने के बाद उसके टाइप्स बताया था। टाइप्स में मैंने बताया था कि यह टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के 4 भी पार्ट होते हैं। इस तरीके से टोटल 12 पार्ट्स हो गए थे उसका। और उसके बाद मैंने एक एक करके उसका मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें से सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट करा दिया था, लेकिन उसमें से एक जो टेंस था वो मिस हो गया था। मुझे लगा कि मैंने उसको करा दिया है, लेकिन बाद में आप लोगों ने बताया कि एक उसमें नहीं कराया गया है, वो है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसको आज हम कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2 टेंस पढ़ाया था पास्ट टेंस में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया था। आज हम लोग जो पास्ट टेंस है उसके दो बाकी टेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको करेंगे। और फिर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक रह गया है उसको कर लेंगे। और यदि समय बचेगा तो फिर फ्यूचर टेंस के को भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, ये पिछले वाले जो टेंस का पहला वीडियो लेक्चर है उसमें ये मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन ये वाला पार्ट रह गया था, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बताया था। तो इसको वहाँ पर नोट कर लेंगे कॉपी में, या कहीं और जगह होगा तो उसको कर लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हम उसका अगर देखें पहचान, सबसे पहले इसमें पहचान की बात कर लें अगर पहचान, तो इसमें होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य दे रखा हो, अगर उसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है, अगर वो टेंस से है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो टेंस किस टेंस से, वो जो वाक्य दिया है वो किस टेंस से पर आधारित है। उसके बाद हम फिर आगे के लिए उसका जो रूल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें होता क्या है, इस टेंस के क्रिया के अंत में, इस टेंस के क्रिया के अंत में चुका है या चुकी है अथवा चुके हैं, इन शब्दों को देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहेगा। जो भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में यही शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो वो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब ये हम समझ लेते हैं कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें 4 तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। किसी भी सेंटेंस के अगर उसको देखते हैं तो 4 पार्ट होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर देख ले, अगर अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य जो होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव या हैज ही होगा, और उसके साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लिया जाता है। मैंने आप लोगों को लिस्ट शेयर किया हुआ था कि V1, V2 और V3, उसमें बताया था कि इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो 3 ही है। एक V1 याद कर लेंगे, V2 याद कर लेंगे और V3 याद कर लेंगे। बाकी V4 और V5 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर V4 की बात करें तो V1 प्लस ING हो जाता है, जबकि V5 की बात करें तो उसमें S या ES का प्रयोग कर लेते हैं तो वो V5 हो जाता है। तो वो दोनों छोड़ करके बाकी ये V2, V3 याद करना जरूरी होता है। इसके पहले वाले में क्लास में मैंने बताया था V2 के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें केवल V2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर V3 की बात करें तो ये परफेक्ट टेंस जो होता है उसके अंतर्गत इसका यूज होगा। और साथ ही साथ इसका यूज वॉइस में भी हम लोग करेंगे। जब वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ पर पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो वहाँ पर हमेशा V3 का ही प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ हम देखें, जैसे अगर लिखा है गो, इसका अगर V2 देखेंगे तो ये वेंट हो जाएगा, लेकिन अगर V3 की बात करेंगे तो ये गॉन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो टोटल लिस्ट है उस लिस्ट को याद रखेंगे और फिर इस तरीके से जहाँ जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। अगर इस पर एक एग्जांपल देखें,
जैसे मैंने, अच्छा यहाँ पर अगर हैव और हैज़ की बात करें तो हैव का यूज जो होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर कौन है, आई और वी। सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर यू, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर अर्थात दे। और इसके साथ, इसके अलावा अगर देखें, प्लस एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर लेंगे, इस हैव का प्रयोग कर लेंगे। और रेस्ट ऑफ दी जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे हम देखें हैज़ के बारे में, तो हैज़ का जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट एंड एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड। एंड एनी नेम, कोई भी दुनिया का नाम होगा वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ये सिंपल है यूज, इन दोनों का यूज ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये दोनों बदलेंगे, ठीक है ना, हैव और हैज बदलेगा और उन सब के साथ भी3 यूज होगा। अब एग्जांपल अगर देखें यहाँ पर, पहला एग्जांपल, मोहन क्रिकेट खेल चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट यहाँ मोहन है। मोहन क्या होगा, इस वाले में देखेंगे एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड होगा, यानी कि दुनिया का कोई भी सिंगल नेम है उसके साथ हम हैज करेंगे। तो यहाँ पर मोहन हो गया, मोहन के साथ चले जाएंगे हैज। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हैज या हैव के बाद हमेशा भी3 लगता है। यहाँ पर खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है, तो इसका भी3 क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी3 यूज करेंगे, प्लेड। तो मोहन हैज प्लेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे क्रिकेट, तो मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका है, तो यहाँ पर अगर देखें सब्जेक्ट तो यहाँ पर ही हो जाएगा और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज, ही हैज लिखना का यहाँ पर हो जाएगा भी3, ही हैज रिटन। तो क्या लिख चुका है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पत्र है, तो यहाँ हो जाएगा अ लेटर यहाँ पर। तो यहाँ हो गया ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यहाँ पर ही होगा। एक और यहाँ पर अगर देखें, नेक्स्ट इसको लिखो फिर मैं देखता हूँ। चलो इसके साथ अगर दूसरा देखिए, अगर इसमें जैसे मैंने अपना तीसरा एग्जांपल यहाँ लिखिए, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है ना, कर लिया है। यहाँ पर एक ध्यान देंगे, यहाँ पर चुका है, चुकी है, इस तरीके से शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर दूसरा और एड ऑन इसके साथ करना चाहें तो या है, ई है, ए है, इस तरीके के भी शब्द रहेगा तो वो भी माना जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। जैसे कि यहाँ पर लिया है तो या हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो आई लिखेंगे और आई के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, तो आई हैव। और याद करना का अंग्रेजी रिमेंबर होता है, तो यहाँ होगा भी3, रिमेंबर का क्या होगा, रिमेंबर्ड, आई हैव रिमेंबर्ड। और यहाँ पर अपना पाठ, तो माई लेसन हो जाएगा, माई लेसन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, या जो भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से दिया हुआ होगा। अब इसके साथ जो अगला स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया था कि जब भी हम नेगेटिव बनाने जाएंगे तो जिस भी स्ट्रक्चर में जिस भी टेंस की बात करेंगे, अगर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो नॉट उसके जस्ट बाद लगाते हैं। जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिया होता है उसका नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव बनाने में जो नॉट का प्रयोग होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद यूज करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, तो इसका नेगेटिव इसके जस्ट बाद नॉट जोड़ देने से हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉट इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, नेगेटिव के लिए बोल दे रहे हैं, लिख लो। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे थे अफर्मेटिव, वैसे यहाँ लिखो नेगेटिव स्ट्रक्चर।
और उसके सामने लिखो निगेटिव स्ट्रक्चर में, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट, और बाकी चीज़ सेम रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं होगा, बस इसमें यही ध्यान रखना है हैव और हैज के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव में बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक WH होता है, एक दूसरा होता है क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, ये दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में अगर देखें इसमें सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ WH क्वेश्चन के लिए फर्स्ट इसमें WH क्वेश्चन अगर होगा तो WH वर्ड प्लस इसको हैव और हैज को यहाँ रखेंगे जस्ट इसके बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3 एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ ये जो होता है क्वेश्चन मार्क का ये लिखेंगे। एंड सेकेंड इसका अगर क्लोज इंडेड का होगा यहाँ WH वर्ड हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, यानी कि हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैव और हैज अगर वो क्लोज इंडेड से होगा तो ठीक है। अब यदि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने बताया था अगर हैड, वो कल हैड वाला अगर पता होगा उसमें भी पता चल जाएगा, लिख ही देते हैं चलो यहाँ पर। इसका लास्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक साथ होगा, 4 नंबर ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर वो WH होगा, WH वर्ड होगा क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट। अगर नॉट को पूरे रूप में लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद V3 एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम इस नॉट को इस हैव और हैज के साथ लिखना चाहते हैं तो इस रूप में लिखेंगे, और इसका दूसरा रूप हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस। अच्छा यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको एब्रिविएशन में यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। जस्ट इसको अगर नोट के रूप में हैव के साथ लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा, और हैव प्लस नोट का होता है हैवेंट, हैवेंट, और हैज प्लस नोट का अर्थ होता है हैजेंट। यहाँ पर ये इसका शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से यूज होगा, तो यहाँ होगा हैवेंट और हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर वो क्लोज इंडेड होगा तो क्लोज इंडेड के लिए जस्ट यही होगा हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नोट को फुल पूरा लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद V3 इसके बाद और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यदि इस हैव और हैज के साथ इस नोट को लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हैवेंट और हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया यहाँ पर चारों स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये चारों स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये चारों, ठीक है ना। इसको लिखो और इस पर अब 4 एग्जाम्पल दे देते हैं और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलो इस पर 4 एग्जाम्पल। अगर नेगेटिव में पहला देखें एग्जाम्पल, जैसे राधा गीत नहीं गा चुकी है, ठीक है। ये हो गया राधा गीत नहीं गा चुकी है, तो नेगेटिव हो गया। पहला चीज तो पहचान में आ रहा है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और नहीं ये बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले राधा यहाँ पर हो गया, और राधा चूंकि नेम है तो इसके साथ हैज लगेगा, और हैज के जस्ट बाद नॉट, तो राधा हैज नॉट। और यहाँ पर गीत गाना 2 होता है, एक गीत होता है, गीत की बात करें तो गीत के लिए अंग्रेजी होता है सॉन्ग, ठीक है ना, और वही जो एक्टिविटी हम जो एक्शन करते हैं यानी कि गीत गाने की जो क्रिया करते हैं उसको गाना कहते हैं, ठीक है ना। गाना यानी कि एक्टिविटी, एक्शन करना, उसके लिए हम सिंग का प्रयोग करते हैं, SING, सिंग। तो यहाँ पर होगा, अगर इसका V3 हम यूज करें,
सिंग का अगर ये V1 हो गया, V1 V2 V3, सिंग तो हो गया फर्स्ट, दूसरा हो जाएगा sang एंड तीसरा हो जाएगा sung। ये याद रखेंगे, सिंग sang sung। तो राधा हैज नॉट संग और क्या, तो ए संग। यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, दोनों में संग संग है, लेकिन यहाँ पर SUNG संग है, और यहाँ ए सॉन्ग इसको पढ़ेंगे। सॉन्ग मतलब यहाँ लिख दिया गीत। तो राधा हैज नॉट संग अ सॉन्ग, ये हो गया। अगर इसी को अगर नेगेटिव से हम चले जाएं इंट्रोगेटिव में, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या राधा गीत गा चुकी है, क्या राधा गीत गा चुकी है। अगर इसको देखें तो ये क्लोज इंडेड हो गया। क्लोज इंडेड का क्या अर्थ बताया था, क्लोज इंडेड का कैसे हम समझेंगे। क्लोज इंडेड में पहचान ये होता है कि यदि जो सेंटेंस दिया है उसका उत्तर अगर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो वो क्लोज इंडेड होता है। और ये इसका पहचान मैंने बताया था, इस तरीके के वाक्य जनरली क्या से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या राधा गीत गा चुकी है, तो ये तो पता चल गया क्लोज इंडेड है। और क्लोज इंडेड के लिए बताया था हैव और हैज पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर राधा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हैज का यूज होगा। तो हैज राधा, और बाकी चीजें वही V3 और ऑब्जेक्ट। V3 यहाँ पर संग, हैज राधा संग ए सॉन्ग, इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसका हम बनाते हैं वो WH, तो राधा क्यों गीत गा चुकी है, ये इस तरीके से बनाते हैं अगर। तो यहाँ पर WH हो गया, WH में Y हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले WH Y एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव और हैज, तो राधा है तो हैज हो जाएगा। तो वाई हैज राधा संग और सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अगर लास्ट की बात करें हम इसमें प्रेजेंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इसी पर अगर हम बनाते हैं तो लिखेंगे राधा क्यों नहीं गीत गा चुकी है, राधा क्यों नहीं गीत गा चुकी है। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ गया इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये WH है तो WH लिखाएगा। तो वाई हैज नॉट, इसको हैजंट लिख सकते हैं, या वाई हैज राधा नॉट संग ए संग। और इसी को दूसरे रूप में बनाते हैं तो वाई हैजंट, एब्रिविएशन इसको यूज कर लेंगे, हैजंट राधा संग अ सॉन्ग, ये हो गया। वाई हैजंट राधा संग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जैसे ये टेंस खत्म होगा तो हम उसमें 2-3 दिन प्रैक्टिस करवाएंगे और इस तरीके से ढेर सारा ट्रांसलेशन हम वहाँ देंगे। और इसके साथ करना ये कि मैंने जैसे बताया था कि वो बुक जो है आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड इसमें 2 तरीके से आता है, एक जूनियर आता है और एक करेंट इंग्लिश ग्रामर आता है और ट्रांसलेशन भी आता है। तो दोनों में कोई भी होगा, अगर ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर भी होगा तो टेंस के हर एक पार्ट के अंत में एक एक्सरसाइज के रूप में दिया रहता है कुछ हिंदी में वाक्य, उसको यहाँ पर आप बनाएंगे, समझेंगे, और कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो हमें पूछ लेंगे ग्रुप से, तो हम वहाँ पर बता देंगे। इसके साथ जैसे ही ख़त्म होगा तो हम एक फुल मतलब कि 1.5-2 घंटे क्लास में हम टोटल पर लगभग 50 ऐसे सेंटेंस को बना देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके बाद चूँकि ये टेंस जो होता है वॉइस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसलिए पढ़ करके इसको रखेंगे ध्यान में, ठीक है ना। इसको लिखे फिर हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। चलो इसको हटा देते हैं। चलो अब है इसके बाद जहाँ से हम लोग कर रहे हैं पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। और पास्ट टेंस में 2 करा दिया था, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। और जो आज का टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान की अगर बात करें तो पहचान जो हम लिखेंगे नहीं, बस बोल देते हैं, पहचान जो भी पास्ट इंडेफिनिट का है वही इसका भी पहचान होगा।
पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या था कि इसके वाक्य में जो क्रिया होती है उसके अंत में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये ऐसे इस तरीके से होते थे। तो वही यहाँ भी होगा, पहचान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर हम इस पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। पहचान वही होगा, स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, और यह स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हम इसके बगल में ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का, वहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव की अगर बात करें, ये दोनों लिखेंगे समझने के लिए। अभी अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड लगाएंगे, फिर V3 और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट होगा, सब्जेक्ट के बाद V2 एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन दोनों में अंतर क्या है? हिंदी का वाक्य जब भी हम देखेंगे तो दोनों का एक ही होगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एक वाक्य, मोहन बाजार जा चुका था, जा चुका था। अब हम इसको देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का है और या पास्ट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि पहचान दोनों का सेम ही है। अब सवाल आता है कि हम इसको बनाएंगे किस मेथड से? इस वाले मेथड से, यानी कि क्या इसका ये ट्रांसलेशन होगा, मोहन हैड गॉन टू मार्केट, या मोहन वेंट टू मार्केट। ये दोनों बनाना सही है? कौन सा सही है? दोनों सही है। यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देना है। और इसके लिए जो अगला नियम ये कहता है कि जब पहली चीज़ ये जान लेंगे कि अगर वाक्य में एक काम होता है, काम की बात करते हैं यहाँ पर, वाक्य में कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या होता है, दो काम दिए होते हैं, और किसी वाक्य में केवल एक ही काम दिया होता है। तो अगर किसी भी वाक्य में, जिस वाक्य में अगर केवल एक काम दिया हो, ठीक है ना, जिस वाक्य में केवल एक काम, एक ही वर्क हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम पास्ट इंडेफिनिट से ही बनाते हैं। इसका कभी भी यूज हम बनाने में पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, और हम इसका यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से मोहन हैड गॉन टू मार्केट रॉन्ग होगा, और मोहन वेंट टू मार्केट ये वाला इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक काम दिया है तो हम केवल पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, यानी ये वाला स्ट्रक्चर, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो उसके लिए होता है कि कभी कभी वाक्य में दो काम दिया होता है, कभी कभी वाक्य में दो काम दिया होता है, उस स्थिति में हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम कहें कि मेरे पहुंचने से पहले, या ऐसे कहें मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त लोग जा चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त लोग जा चुके थे। यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो मेरा घर पहुंचना और उससे पहले मेरे दोस्त लोग का जाना। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है। इस तरीके से ही जहाँ भी दो काम इस तरह से दिया हुआ होगा तब भी जाकर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। हालांकि होगा यहाँ दोनों यूज, लेकिन अगर सिंगल रूप से इस तरह से दे रखा हो कि मैं घर पहुंच चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो उस स्थिति में केवल पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या रूल है? तो उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखें। अगला जो रूल है कहता है कि बोल देते हैं, लिख लो, लिखो जब किसी वाक्य में केवल एक कार्य दिया हो, जब किसी वाक्य में केवल एक कार्य दिया हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट के तहत बनाएंगे। तो उसको पास्ट इंडेफिनिट के तहत बनाएंगे। क्या बोला? कि जब किसी वाक्य में केवल एक कार्य दिया हो, यानी एक कार्य हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा लिखो, ये नंबर पहला था। नंबर दो, दूसरा में लिखो, यदि किसी वाक्य में दो कार्य दिए हो, यदि किसी वाक्य में दो कार्य दिए हों तो
उन दोनों वाक्य में, तो उन दोनों वाक्य में जो कार्य, उन दोनों वाक्य में जो कार्य पहले हुआ होगा, जो कार्य पहले हुआ होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा जो कार्य बाद में हुआ होगा, जो कार्य बाद में हुआ होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। हो गया, तो इसको ये लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं यूज में कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर दोनों का मैंने लिख दिया था, पास्ट परफेक्ट का भी लिख दिया था और पास्ट इंडेफिनिट का पहले से पता है, यहाँ भी फिर भी लिखा हुआ है। तो अगर एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। पहला कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त लोग जा चुके थे। इस वाक्य को अगर ध्यान से देखें, पहली चीज तो चुके थे, चुका था, इस तरीके से है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होगा, यही तो है। अब यदि दो कार्य है तो उसमें दोनों यूज होगा, पास्ट परफेक्ट भी यूज होगा और पास्ट इंडेफिनिट भी होगा। अब इस वाक्य में जरा देखो, इस वाक्य में कौन सा काम पहले हो रहा है। तो यहाँ पर अगर पहले वाले पार्ट को पढ़े, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त लोग जा चुके थे। तो इस वाक्य में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैं अभी घर पहुंचा ही था, या मेरे घर जाने से पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मेरे दोस्त लोग वहां से चले गए थे। तो काम पहले कौन हो रहा है, मेरे दोस्त लोग का जाना, फिर घर मेरा पहुंचना हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो मेरे दोस्त लोग जा चुके थे, इस वाले पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट से बना देंगे, और जो लास्ट में जो शुरू में दिख रहा है मेरे घर पहुंचने से पहले, तो वहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर लेंगे। तो अगर इसको बनाएं तो माई मतलब यहाँ होगा मेरे दोस्त लोग का मतलब ये माई फ्रेंड्स। दोस्त लोग का मतलब होता है कि मेरे मित्र लोग हैं, यानी फ्रेंड का प्लूरल यूज करेंगे वहां पर। तो माई फ्रेंड्स लोग, सब लाइट जलाइएगा, सारा तहस नहस। कट पेस्ट करना पड़ेगा ना वीडियो में, यही समस्या है।